सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज ऑप्टिमल फिजिक्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा कि ऑप्टिमल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों मैंने इसको डेवलप किया है, विजन इसके पीछे क्या है, मिशन क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स को इसकी ज़रूरत क्यों है। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हम यहाँ से बात स्टार्ट करें कि वाई ऑप्टिमल फिजिक्स, इसकी ज़रूरत क्या है। तो इसमें आप देखें, जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं, मैं जब एक स्टूडेंट था तो मैंने अपने आप को देखा, अपने आप को ऑब्जर्व किया, एनालिसिस किया। आई यूज्ड टू फाइंड अ लॉट ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस इन एग्जाम्स और गेटिंग आंसर्स फ्रॉम द क्वेश्चंस। तो उसमें सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम ये थी कि जब हम पढ़ते हैं तो एक अलग पैटर्न होता है उसका, एक अलग, क्योंकि 10th क्लास तक पढ़ाई एक अलग पैटर्न पे होती है, और जब आप 11th क्लास में स्विच करते हैं तो उसमें एकदम से फोकस होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे, या न्यूमेरिकल्स जिसको कह सकते हैं, या एनालिटिकल स्किल्स कह सकते हैं उस पे। तो थोड़ा बहुत एक कह सकते हो आपकी 180 डिग्री का चेंज है आपके स्टडी पैटर्न में। 10 तक होता है कि हमने कुछ पढ़ा, उसको लिटरेचर की तरह पढ़ते हैं, कुछ कहानियाँ बनाई, कुछ फैक्ट्स जोड़े और आपस में मिल जोड़ के काम चल जाता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा, या ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, तो उसमें बहुत ही थोड़े प्रोटोटाइप्स हैं, कुछ एक फॉर्मूले हैं जिस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करा दिए जाते हैं, और हमें लगता है कि हम तो बहुत परफेक्ट हो गए हैं, बहुत अच्छा स्कोर आता है 10th में। मेरे भी 93% मार्क्स थे मैथ्स और साइंस में, तो मुझे भी लगा कि ये तो हम तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो गए। लेकिन 11th क्लास में जैसे ही आते हैं तो सिस्टम पूरा अलग है। बहुत आप कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस है चीज़ों में। एक ही चैप्टर में करीबन 25 से 30 फार्मूले आप मान के चले, एक चैप्टर में है। तो आप कैलकुलेशंस करें कि कितना क्वांटिटेटिव लेवल पे काम ज़्यादा है, क्वालिटेटिव पे भी ज़्यादा है, क्योंकि 10th तक बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता है एनालिटिकल स्किल्स पे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे NTSC, KVPY या और इस तरह के जो एग्ज़ाम्स, अगर आप उनमें जूनियर साइंस ओलंपियाड हो गया, अगर उस तरह की एग्जाम्स की आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो 10th से 11th में जब आप स्विचिंग करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। मैं क्योंकि खुद कर चुका हूँ तो मुझे पता है कि हाउ पेनफुल इट इज़। आप मेहनत भी करते हैं, स्ट्रेस आता है, पढ़ने में मन नहीं लगता, फिर एग्जाम में मार्क्स नहीं आ पाते, और एक ऐसा लूप होल बन जाता है कि जिसमें से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, और बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उससे बाहर निकलने के लिए। बाय गॉड्स ग्रेस मैंने मेहनत की और उस लूप होल से मैं निकल पाया। जेई मेन 2007, उस समय AEEE के नाम से होता था, उसमें उत्तराखंड स्टेट में मेरा 219 रैंक था, और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पंतनगर उत्तराखंड में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच मुझे मिल गया था। तो आई हैड बीन थ्रू ऑल दिस एंड आई am able to come out of the loop in spite of every negative situation, every emotional, mental, you can say that the traumas. I was able to come out with flying colors and was able to get a seat in government engineering college. So now I think I can share my experience. Then I switched back to Kota in 2011, and since 14 years or 15 years I've been associated with reputed coaching institutes of Kota, and right now I think more than 9200 videos are available on my YouTube channel, official channel, with the name Acharya Vishwendra. My 215 books have been published. These are available on Amazon, Flipkart and Ocean Press, and the subjects I have used are physics, chemistry, maths, metaphysics, spiritualism, neuroscience. So I have tried to write on diverging topics, on diverging subjects. And apart from that, I have I think more than 11.6k tweets, which you call now as X, and I think more than 3100 Instagram reels I have made regarding my work. It's all about my videos for education content for JEE and NEET, and on my books. So all of these things are available online. You can search my name Acharya Vishwendra on Google. You can search my name on any search engine. I have done phenomenal work in education sector. So now I think I am a credible person to talk on something, to talk on some mechanism which can be of use to the future aspirants. So optimal physics is the consensus. It's the overall analysis what I have learned through my working as a student,
my struggle when I was preparing for JEE, and my experience by working with thousands of students. So this is the consensus or the nutshell of all of that experience that I want to give through the optimal physics. So I hope you must have got a feeling of the first thing, my work profile. Now let's talk about why it is important. So as I said earlier, the relevance here is of questions and getting the answers from the questions. Thing is that when we start solving a question, or when we start working on a problem, then there is a shift in something inside us. We just feel like we are being, made to enter into entirely different world. Before solving a question, we are busy in playing with some information inside us, which is of low frequency, and we are very comfortable with that. Just analyze yourself. Most of the times, you are busy in either talking externally, you are involved in certain kind of action. But when you start working on a problem, the first thing is you need to transfer your focus on something which is unknown to you. Problem itself feels like trouble. It's, nobody wants problem in life. So that's the basic agenda, that when you see a problem, the first reaction of the brain is activating the flight mode. You will try to escape from the painful experiences of solving a problem. Your brain will activate the flight mode. It can be well shown by neural activity in your brain, but that is not going to work. If you want to do something above average in your life, then first thing is you need to manage, you need to control, or you need to optimize everything happening inside you. It's well said statement that mind is the cause of every problem and every solution. Every problem starts from the mind itself, and it has got its solution in the mind itself. And from problem means problems above the physical level, the metaphysical problems. Physical problems are of no concern, you will be able to solve them out. It's not a big task. Low frequencies are needed for that. But the ultimate talent is solving high frequency problems, which require accessing metaphysical dimensions of life, and which require you to stimulate your mind-brain system to resonate at high frequencies so that you can get the answers from the question. So this process of getting answers from the question is the entire secret behind cracking competitive exams like JEE and NEET. But unfortunately, there is no systematic way to make students learn the art of getting answers from the question. So optimal physics is that part which I have named as an algorithm to learn the art of getting answers from the question. There are some of my books on the topic, like AVA, the algorithm, in which I have discussed the technicalities involved in the process. My research work is also there. It's available on Amazon, Flipkart, and Ocean Press. AVA, the algorithm by Acharya Vishwanath. You can Google it out to find the links. Second is, there is another book with the name OST. So OST is basically a 21 days mind training program. So in this book, I have discussed all the technicalities of the program, the issues, the solutions, etc. You can also search that online. It's available on Amazon, Flipkart, and Ocean Press. Third thing is, I have also made some videos on the same topic, OST by Acharya Vishwanath. So you can search them on YouTube itself, so to get the idea of the thing. So here is the concept, that what I wish to do is to tell you the process, the algorithm of getting answers from the question. So optimal physics is all about learning, making you learn the process, the algorithm of getting answers from the question, because it's very easy to have questions, it's very easy to have issues, it's very easy to have problems, it's very easy to make problems, it's very easy to ask questions, but it's very difficult to give solutions, to give answers. And relevance is of answers and solutions. Everybody has questions, so there is no need of questions. There is no need of skills of asking the question. It's just to create problems. Everybody can create that.
But the thing which matters, the thing which is sellable, the thing which has a certain value, it's the quality of giving answers or the solutions. That's why optimal physics come into existence. So optimal physics is not just teaching you physics or giving you some lectures or making you to solve certain problems. It goes beyond the physical dimensions and enters into the metaphysical dimensions, where your mind and brain act as a system to get the answers. So my vision is, whatever we see physically is the manifestation of metaphysical things. Things are happening in a certain another dimension which is not observed by us. Take example of two students. One of the student, is able to crack JEE NEET. Another is not able to crack JEE NEET. So what is the difference? Source of information is same for all. So why they got difference? Teacher is same, institution is same, paper is same. Why result is different? Because there is something which we are missing out here. It's the connectivity of mind and the brain, or the connectivity between physical and the metaphysical dimensions. And this connectivity goes through an algorithm which I have codenamed as OST, or the optimal physics. Is just a way to teach you that algorithm which helps you to connect physicality and metaphysicality, or the brain and the mind. To elaborate it further, let's take the help of an example, because it's very easy to understand through activity, through practice, through experiments. Let's begin. So just ask yourself, how many seconds does a minute has? Just ask yourself, try solving this question. So I think most of you must be able to instantly recall that 1 minute is equals to 60 seconds. All of you must be able to do that. Now make it more complex. How many seconds does an hour has? एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, लेकिन 3600 सेकंड्स होते हैं. तो ये भी आपने, इसमें थोड़े कम कर पाए होंगे बच्चे, बट ये भी आप कर पाए होंगे 3600 सेकंड. फिर मैं प्रॉब्लम मुश्किल बना देता. हाउ मेनी सेकंड्स डज अ डे हैज? एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? सोचें, इस प्रोसेस पे काम करें. तो इसमें दो तरीके से आपने सोचा होगा. एक तो आपने सोचा होगा कि एक दिन में 12 घंटे 12 आवर्स के अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेशंस किए होंगे. तो 1 आवर में होते हैं 3600 सेकंड. तो 12 इंटू 3600, तो ये 43200 सेकंड आपका आंसर आ गया होगा. एक अप्रोच होगी, आपने सोचा होगा कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग 24 इंटू 3600, इसको आप सोल्व करेंगे 86400 सेकंड आपका आंसर आ गया. अब अपने अंदर के रिएक्शंस, अपने अंदर के इमोशंस को ऑब्जर्व करें, दैट हाउ योर इमोशंस गॉट चेंज व्हेन यू वेंट थ्रू दीज क्वेश्चंस. आपने देखा होगा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था, तो आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं हुआ होगा, आपको बहुत आसान लगा होगा, बिकॉज इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके ऑटोमेटिक मेमोरी में फीड है. पैटर्न्स आपके बने हुए हैं, तो क्योंकि ये आपने बहुत बार रिपीट किया है लाइफ में, तो इसकी वजह से आप इसके साथ कंफर्टेबल हो गए होंगे, आपने बहुत आसानी से बता दिया होगा. सेकंड क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगा होगा, थोड़े कैलकुलेशंस इसमें है, क्योंकि इसमें स्टेप्स ज़्यादा हैं, एल्गोरिथम थोड़े से मुश्किल इसमें यूज होंगे, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा. लेकिन थर्ड क्वेश्चन में आई बेट 95% लोगों को इश्यू हुआ होगा, उनको कैलकुलेशंस करने पड़े होंगे, अपने फ्रीक्वेंसीज को चेंज करना पड़ा होगा, और बहुत ही ओड सा आपको लगा होगा, और बहुत कम बच्चे इसको सॉल्व कर पाए होंगे. ये तो मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया जिसको सभी समझ सकते हैं, जो भी एक आप कह सकते हैं कि 9-10 तक भी जिसने साइंस और मैथ्स पढ़ा है तो उसके लिए आसान है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यूज किया. मैं अगर इसमें बहुत हाई लेवल का आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल लेवल पे हैं, तो अपने आप से पूछें कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रेन और माइंड इंटरेक्ट कैसे करते हैं. व्हाट इज दैट पॉइंट थ्रू विच माइंड एंड ब्रेन आर कनेक्टेड. हाउ माइंड इज एबल टू अफेक्ट ब्रेन, और ब्रेन इज एबल टू अफेक्ट माइंड, और हाउ न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल थिंग्स मैचेस. व्हाट इज दैट कोऑर्डिनेशन. इसमें आपको एक हिंट देता हूँ. साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो आपको पता होगा कि बॉस के क्वांटाइजेशन मॉडल के अकॉर्डिंग एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर क्वांटाइज्ड. अगर आप किसी सैंपल पे, किसी एटम के सैंपल पे कुछ फ्रीक्वेंसीज एमिट कराएं कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज की, तो एटम हर एक फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब नहीं करेगा. क्वांटाइजेशन इज देयर, एटम अब्जॉर्ब्स ओनली स्पेसिफिक क्वांटाइज्ड फ्रीक्वेंसीज. तो ऐसा ही है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिजिकल डायमेंशन है, उसको आप ब्रेन से कनेक्ट कर सकते हैं. और जो फोटोन ऑफ लाइट है, इट्स जस्ट अ वेव, उसको आप एक वेव से या माइंड से कनेक्ट कर सकते हैं. ये वही कनेक्शन है जो ब्रेन और माइंड के बीच में है. जिस तरह से एक इलेक्ट्रॉन फोटोन के साथ इंटरेक्ट करता है, इन द वेरी सेम वे द माइंड इंटरेक्ट्स विद द ब्रेन.
And this all makes the mind brain system, and whatever you achieve in life, it's because of the coordination of the mind and brain. माइंड और ब्रेन आपस में इंटरेक्ट करते हैं थ्रू द ब्रेन वेव्स. जिन ब्रेन वेव्स को प्रूव किया जा सकता है इनका एग्जिस्टेंस थ्रू ईईजी इट कैन बी प्रूव्ड. ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं साइकोलॉजी में और इवन न्यूरोलॉजिकल लेवल पे which proves existence of brain waves, and brain waves are nothing but the mode of interaction between brain and the mind. जैसे आप अभी एग्जांपल ले लीजिए, जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो शुरू में हमारे अंदर कुछ है जो पढ़ना नहीं चाहता, जो हमें भगाता रहता है, हमें उलझाता रहता है, इल्यूजन्स में उलझाता रहता है, हमें थॉट्स देता रहता है. लेकिन वो कौन है हमारे भीतर जो हमारे थॉट्स को चैनलाइज करता है, हमें फोकस करने में हेल्प करता है. हाउ इट गॉट एक्टिवेटेड. क्योंकि न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग तो न्यूरो साइंस जो है वो ब्रेन के लेवल में जो न्यूरल एक्टिविटी है केवल उसको सत्य मानता है, बट न्यूरॉन्स को कौन ऑर्डर दे रहा है, एंड हाउ न्यूरॉन्स आर एबल टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन अ सर्टेन वे. एक जो अच्छा स्टूडेंट है जो जेईई और नीट एग्जाम क्रैक करने में सक्षम है क्योंकि उसके न्यूरॉन्स एक सर्टेन पैटर्न बना लेते हैं. दूसरा स्टूडेंट नहीं कर पाता क्योंकि उसके न्यूरॉन्स में वो कैपेबिलिटी नहीं है. तो क्वेश्चन ये है कि वो न्यूरल फॉर्मेशन, न्यूरल पैटर्न फॉर्मेशन कैपेबिलिटी कैसे दी जा सकती है किसी स्टूडेंट को. आप किसी भी एक्सवाइजेड स्टूडेंट को ले आइए, अगर उसके अंदर ही कैपेबिलिटीज आप डाल दें कि वो अपने न्यूरल पैटर्न्स बना पाए तो वो भी सेम परफॉर्मेंस देगा, वो भी सेम रिजल्ट उसका आएगा. सो यहाँ पर एंटायर टर्निंग पॉइंट आपके न्यूरल पैटर्न फॉर्मेशन का है. एक अच्छा स्टूडेंट है और एक कम अच्छा है और एक बिल्कुल ही बेकार स्टूडेंट है. तीनों में डिफरेंस है न्यूरल पैटर्न फॉर्मेशन का. जो एक अच्छा स्टूडेंट है जो जेईई नीट क्रैक करने में सक्षम है उसके न्यूरल पैटर्न्स एडवांस्ड हैं, उसके एल्गोरिथम्स स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स हैं. 2 साल में या पिछले 12 सालों में उसने जो पढ़ा था 1 मिनट के अंदर वो सब याद करने में सक्षम है, सब रिटेन करने में सक्षम है. जेईई नीट में लगभग 6000 A4 साइज पेजेस हैं. एग्जाम जिसमें 25 से 30 पेज में से आता है, मतलब 200 में से केवल 1 पेज काम का है, तो प्रोबेबिलिटी 0.5% होगी. तो जो अच्छा स्टूडेंट है, जो शार्प स्टूडेंट है, वो उस इंफॉर्मेशन को एग्जाम के ड्यूरिंग फैच करने में सक्षम होता है, फैच करने में केपेबल होता है. तो वहां से एक डिफरेंस क्रिएट होता है कि क्या कैसे एक स्टूडेंट जो एग्जाम क्रैक करने में सक्षम है और दूसरा जो क्रैक करने में सक्षम नहीं, उसमें डिफरेंस क्या है. तो वहां से वो चीजें क्रिएट होती है. सो डिफरेंस यहाँ पे पैटर्न्स का है और मैंने इसी पैटर्न को पकड़ा क्योंकि आज देखें टीचर्स की कमी नहीं है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की कमी नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अबंडेंस में है. बट क्वेश्चन है कि फिर भी आउटपुट क्या है. कितने नए डिस्कवरीज हमने कर दी है, कितने नए ऑपरेटिंग सिस्टम हमने बना दिए, कितने वैक्सीनेशन हमने डेवलप कर दिए. सो ये जो एक एजुकेशन को लेके हमारे देश में भौकाल है और उसमें बड़ी बड़ी बातें हैं और ये चीज़ें हैं, इसका आउटपुट क्या है, फंडामेंटल क्या काम हो गया इससे. कितने ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप बना पाए, कितने लोगों को आप रोजगार दे पाए. ऐसा क्या आपने किया कि जिससे आपने जो सीखा है उसको यूज करके सोसाइटी का बेनिफिट हो गया. तो अगर एक बड़े स्केल पे बात करें, इंडिविजुअल लेवल पे है, कुछ स्टूडेंट्स यूएस चले जाते हैं, बाहर कंट्रीज में सेटल हो जाते हैं, बड़े फिट पैकेजेस उनको मिल जाते हैं, करोड़ों में सैलरी होती है, मान लिया ये इंडिविजुअल लेवल पे बहुत अच्छी रिजल्ट है. लेकिन हमारे देश की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है. उनके लिए इसका यूज क्या है, व्हाट इज यूज ऑफ ऑल दिस टू दोज पीपल. तो यहीं पे मैंने सोचा कि एक आम बच्चे को अगर अपने माइंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन को यूज करना आ जाए, उसके एल्गोरिथम्स अच्छे हो जाएं, तो ये केवल एग्जाम क्रैक करने के लिए ही जरूरी नहीं है, उसके लाइफ में स्किल्स इससे इम्पार्ट होंगे. क्योंकि आप देखिए कोई भी काम करें लाइफ में, जिंदा रहने के लिए आपको काम तो करना ही पड़ेगा. रोटी कपड़ा मकान मौलिक आवश्यकताएं हैं. आपका ब्रेन कैसा भी हो, आप अच्छे हो बुरे हो, बहुत अच्छे हो, मेमोरी बहुत शार्प हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी हो या ना अच्छी हो, रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए. और उसके लिए आपको कम से कम एक काम ऐसा आना चाहिए जिसके बदले में आपको पैसा मिल पाए और आप काम कर पाए. तो मैं सोचता हूँ कि जो मेंटल स्किल्स हैं ये केवल एग्जाम क्रैक करने के लिए ही जरूरी नहीं है, लाइफ में भी आपके काम आती है. और अगर आप लाइफ को एनालाइज करें, वही बच्चे सफल हैं जिनके अंदर मेंटल स्किल्स है. और आजकल तो यही का टाइम है, डिग्रीज जो यूजलेस हो जाएंगी कुछ समय बाद, क्योंकि डिग्रीज का जो पैटर्न है वो पुराना है. इट्स नॉट सिंक्रोनाइज्ड एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री. द वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट इन अ वेरी डायनेमिक वे. आपने देखा होगा आपके एंड्रॉइड सिस्टम के लेटेस्ट अपडेट्स आ जाते हैं हर 7 दिन में, हर 10 दिन में. लोग चेंज हो रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रही है, डिमांड्स चेंज हो रही है. तो उसके लिए आप 100 साल पुराने फ्रेम से अगर चलेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे. एग्जाम के सिलेबस की बात करता हूँ, आप देखिए अभी भी जो एग्जाम पैटर्न है वो पुराना है. 200-250 साल पुरानी चीजें पूछी जाती है, 300 साल पुरानी चीजें पूछी जाती है. इतनी चीजों को दिमाग में रखने से फायदा क्या है. आप देखिए ना, अल्टीमेटली होता क्या है भाई, कोई भी टीचर अगर पढ़ाते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं बुक से जो 300-400 साल पुरानी है. उन बुक्स की इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड ब्रेन सिस्टम में फिट करते हैं, फिर उसी चीज को बच्चों को बता देते हैं. तो अल्टीमेटली तो ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन एक तरीके से है फंडामेंटली.
तो बच्चे वो चीज़ जो टीचर बता रहे हैं वही बुक से पढ़ सकते हैं, बिकॉज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो बुक्स हैं। तो टीचर का काम है उसमें वो जो पैटर्न सिखाना कि बुक से इंफॉर्मेशन को अपने माइंड सिस्टम में कैसे ट्रांसफर करें और जब ज़रूरत पड़े तो उसको कैसे रिटेन करें। क्योंकि अगर आप बुक्स ओपन कर दें कि भाई आप कोई भी बुक आप यूज़ कर लीजिए, तब भी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक टाइम को अगर लिमिटेड कर दें, मान लीजिए जेईई और नीट के एग्जाम में आपको कह दे कि भाई आप बुक्स यूज़ कर लीजिए, तो क्या आपको लगता है कि सारे बच्चे कर पाएंगे? बुक्स तो यूज़ कर लीजिए, लेकिन जैसे नीट की मैं बात करूं तो टोटल 79 चैप्टर्स है। मान लीजिए आपको पेपर दे दिया और बुक्स भी अवेलेबल है सारी, लेकिन टाइम उतना ही है, 3 घंटे का ही टाइम है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपने देखा, तो आपको ये तो जानना पड़ेगा ना कि पहला क्वेश्चन किस चैप्टर का है, किस टॉपिक का है, किस सब टॉपिक का है, क्योंकि चैप्टर 79 है और लगभग 80 सेकंड मिलते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो एग्जाम कंडीशंस में ढूंढ पाना कि उन 79 चैप्टर्स में से ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, किस टॉपिक का है, किस सब टॉपिक का है, ये अपने आप में एक बड़ी कला है। वही बच्चा इसको कर पाएगा जिसके सब्जेक्ट में दम है, जिसका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, जिसे एटलीस्ट टॉपिक्स का ज्ञान है कि ये चैप्टर है जिसमें ये टॉपिक्स है, ये सब टॉपिक्स है। और जो बच्चा उतना स्किल्ड नहीं है वो तो यही पता नहीं लगा पाएगा चैप्टर कौन सा है, टॉपिक कौन सा है, तो परफॉर्मेंस की बात तो छोड़िए। तो यहीं से मैंने जो एनालिसिस देखी वो देखी कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो प्रोसेस सिखाना बच्चों को, जिसके थ्रू आप आंसर्स देते हैं, द प्रोसेस और द एल्गोरिथम ऑफ गेटिंग द आंसर्स। एंड ऑप्टिमल फिजिक्स इज जस्ट अ वे to teach students the algorithm of getting answers from the questions. Because today you join any coaching, everybody is good these days. Everybody has updated himself according to the requirements. सबके पास अच्छे source of questions हैं, अच्छे information sources हैं। समस्या students के साथ है, क्योंकि जब टीचर पढ़ाते हैं वो क्लास में जब बच्चा है तो उसका मन और ब्रेन वो अलग अलग frequencies पे resonate करता है. He is not able to focus on what is being taught. फिजिकली वो क्लास में, बट मेंटली क्लास से बाहर होता है, बिकॉज ही हैज नॉट ट्रेन्ड हिज माइंड ब्रेन सिस्टम टू वर्क ऑन हिज एल्गोरिथम, टू वर्क एज अ सिस्टम। टीचर मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ा रहे न्यूटन्स लॉ का, बच्चा उसमें फोकस नहीं कर पा रहा है, वो कुछ अलग घूम रहा है, उसका दिमाग किसी अलग चीज में है, मन कहीं और लगा हुआ है, वो कोई और इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर रहा है। तो ये सारी डिफिकल्टीज हैं कि क्यों केवल कुछ बच्चे ही एग्जाम में सफल हो पाते हैं। और अगर आप स्टैटिस्टिकली एनालाइज करें, जिन बच्चों के पिक्स आप पेपर्स में देखते हैं, उनका अगर हिस्ट्री आप चेक करें, बैकग्राउंड चेक करें, तो आप पाएंगे कि वो बच्चे क्लास 5 से एक्टिव हैं। उनके पेरेंट्स क्लास 5 से उनके साथ मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके माइंड ब्रेन सिस्टम पे काम करना शुरू कर देते हैं, उनको अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स ला के देते हैं, सोल्ड अनसोल्ड डिफरेंट सोर्सेज से, ताकि ऐसा ना हो कि बच्चे कुछ क्वेश्चन याद करके नंबर ले आए। क्योंकि ऐसा होता है अक्सर कि परफॉर्मेंस बढ़ाने के चक्कर में टीचर पहले ही बता देते हैं टेस्ट में कि ये क्वेश्चन आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो बच्चे उसको रट लेते हैं, उत्तर उसका उत्तर याद कर लेंगे, इसका उत्तर ए है, इसका बी है, 3-4 बार उसको रिपीट करेंगे, नंबर ले आएंगे, नंबर सबके 80% 90% आ जाएंगे। लेकिन उससे देखिए आजकल नंबर्स का कोई रिलेवेंस नहीं है। बच्चों के नंबर 95% हैं, इसका मतलब वो तो ब्रह्मज्ञानी हो गए। लेकिन उनसे अगर आप ये पूछ लें कि कितने पेजेस आपने पढ़े हैं, कितने चैप्टर्स पढ़े हैं, शायद चैप्टर्स के नाम तक नहीं बता पाएंगे बच्चे। तो ये जो हमने मैनिपुलेशन यूज किया, एजुकेशन प्रोसेस को डाइल्यूट कर दिया, उसको आसान बना दी चीजें, इससे आपने मार्क्स तो बढ़ा लिए, लेकिन फिर कंपटीशन उतना ही बढ़ गया ना। क्योंकि मान लीजिए आपने एक एग्जाम, बहुत अच्छा एग्जाम लिया, उसमें मैक्सिमम जो मार्क्स है वही 60% आए, तो 60% मार्क्स है, लेकिन वही बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे जो रियली में टैलेंटेड है। आप कैलकुलेशंस कर लीजिए, सीट्स उतनी ही हैं, तो आप अगर पेपर हल्का बनाते हैं नंबर हाई आ जाएंगे, लेकिन फिर सीट्स तो उतनी ही है ना। तो सीट्स उतनी है तो बच्चे उतने ही सेलेक्ट होंगे, परसेंटेज वही रहेगा, तो आप पेपर कैसे भी बने, डजंट मैटर। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट जन्म लेता है कि आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्किल्स, मेंटल स्किल्स, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है अपने काम में बिजी होना, अपने काम में दक्ष होना। वही आदमी आज के समय में खुश है जिसके पास एक काम है और जो उसमें बिजी है। जिस व्यक्ति के पास करने के लिए काम नहीं है, उसको हर जगह समस्या दिखाई देंगी, वो फ्रस्ट्रेशन में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, कभी ये समस्या कभी वो समस्या, और एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा जो अपने आप दुखी रहेगा और बाकी लोगों को दुखी रखेगा। तो कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि टुडे द थिंग इज अबाउट द स्किल्स, मेंटल स्किल्स पे बात होनी चाहिए कि कैसे वो मेंटल स्किल्स एक्वायर करें, और उसका एकमात्र तरीका है एल्गोरिथम्स को सीखना, जो ऑप्टिमल फिजिक्स के थ्रू आप सीख सकते हैं। आइए इसके बारे में और डिटेल्स में बात करूँगा। तो ये मान लीजिए कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई स्टूडेंट आप मान लीजिए,
अगर हम इसकी एनालिसिस करें कि क्या है स्टूडेंट में, तो एक ब्रेन है, एक माइंड है और एक इनका कोऑर्डिनेशन है जिसको हम कहते हैं ब्रेन वेव्स। तो कुल मिला के ये पूरा आपका एक माइंड ब्रेन सिस्टम बनता है, ब्रेन, माइंड एंड द ब्रेन वेव्स। अब माइंड के भी 3 हिस्से माने गए हैं अकॉर्डिंग टू साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। जनरली क्या होता है, हमारा ब्रेन केवल कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होता है, ऐसा माने। जो भी आप 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन रिसीव करें, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपके कानों में साउंड जा रहा होगा मेरा, आप मुझे देख पा रहे हैं, तो विजुअल इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक जा रही होगी। तो अभी ब्रेन कॉन्शियस माइंड से जनरली कनेक्टेड होता है, लेकिन इसके और भी डीपर डायमेंशंस हैं, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस। आपकी जितनी प्रॉब्लम्स है, जो इमोशनल ट्रॉमाज आपको रहते हैं, मान लीजिए आपने किसी कुत्ते को देख लिया और उससे आपको डर लगा, तो ये जो डर है आपके अनकॉन्शियस माइंड में था। जैसे ही आपने कुत्ते को देखा तो वो इन्फॉर्मेशन एकदम से रिटेन हुई, आपको याद आया ये काट लेगा मुझे। तो दिस इज हाउ द 3 माइंड्स रिएक्ट। आपके जितने हैबिट्स हैं, जितने सीक्रेट्स हैं, जो आपके डिजायर्स हैं, सबके सब अनकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम दूसरों के सामने होते हैं हम कुछ और होते हैं, क्योंकि हम कॉन्शियस माइंड को थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं, हमें क्या बोलना है, कैसे एक्टिंग करनी है, दिस इज वी कैन रन। बट जब हम अकेले में होते हैं हम कुछ और हो जाते हैं, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। जब हम पेरेंट्स के साथ होते हैं कुछ और एक्टिंग करेंगे, दोस्तों के साथ कुछ और करेंगे, अकेले होंगे कुछ और करेंगे, दुकेले होंगे कुछ और करेंगे, तिकेले होंगे कुछ और करेंगे। क्योंकि हम अपने आप को समझते हैं, जब दूसरों के सामने होते हैं केवल कॉन्शियस माइंड हमारा काम करता है कि हाउ टू अडेप्ट, हाउ टू सर्वाइव। हम इस तरीके से व्यवहार करेंगे जिससे हम हमारे साथ प्रॉब्लम्स कम से कम हो, इश्यूज कम से कम हो, हम एडजस्ट हो जाए। दिस इज डन विद द कॉमन पीपल। आप देखेंगे कि 100 लोग बैठे हैं कहीं पर, तो हर आदमी अंदर से कुछ भी बाहर से एक्टिंग करेगा अडॉप्ट होने की, कैसे मैं एडजस्ट हो जाऊं, क्योंकि सर्वाइवल मोड वहां पे जरूरी है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो एडजस्ट नहीं कर पाते, जो ट्रुथफुल होते हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं, वो जैसे हैं अंदर से वैसे ही रहेंगे। उनको लोग बेवकूफ बोलेंगे तो अनसोशल है, ये है वो है, बिकॉज वो अंदर से गुलाम नहीं है। ही इज एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ व्हाट ही इज, अंदर से मतलब अनकॉन्शियस फॉर्म में आप क्या है। तो ये सारा खेल कोऑर्डिनेशन का है माइंड के, कि माइंड के तीनों हिस्से ब्रेन के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। आप एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है जो जेईई नीट की तैयारी कर रहा है, तो 2 साल करीबन एग्जाम में लगेंगे। इन 2 सालों में लगभग 6000 A4 साइज की पेजेस ये पढ़ेगा। एग्जाम आएगा 25 से 30 पेज में से। अब बच्चा एग्जाम देने बैठा है, उसने पहला क्वेश्चन पढ़ा कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन इज, मान लीजिए कि एक बॉडी पे फोर्स लगा, फोर्स इज इक्वल टू -6x, फाइंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x, मास 3 kg दे दिया। जैसे ही बच्चा ये वर्ड पढ़ेगा, वो अल्टीमेटली कनेक्ट करेगा अपने माइंड से, डेटा फेच करेगा कि फोर्स क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। तो ब्रेन और माइंड के बीच में कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होगा। ही विल स्टार्ट रिकॉलिंग द पैटर्न्स। अगर वो पैटर्न्स वो रिकॉल कर पाया तब तो वो आंसर दे पाएगा, और अगर पैटर्न्स रिकॉल नहीं कर पाएगा आंसर नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे सारा खेल न्यूरल पैटर्न रिटेंशन का है, और न्यूरल पैटर्न रिटेंशन ही वो चीज है जो डिफरेंस क्रिएट करती है। तो लेकिन होता क्या है कि जब आप माइंड के डिफरेंट लेयर्स को एक्सेस करेंगे, तो आपको उसको एक्सेस करने के लिए फ्रीक्वेंसीज को चेंज करना पड़ेगा। सर निकोला टेस्ला ने कहा था कि पूरे यूनिवर्स के सीक्रेट्स को जानने के लिए जस्ट थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड द वाइब्रेशन, क्योंकि पूरा यूनिवर्स वाइब्रेशन के सिद्धांत पे काम करता है। आपका ब्रेन और माइंड आपसे आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, थ्रू द ब्रेन वेव्स। आपको कैसा फील हो रहा है, आप अच्छा फील कर रहे हैं कि बुरा फील कर रहे हैं, वाइब्स आपके कैसे हैं। वाइब्स मीन द वाइब्रेशंस एंड वाइब्रेशंस correspond to the frequencies. So ultimately what we feel is related to the frequencies at which our mind brain system is resonating. I am saying mind brain system so as to deal with both neurological and the psychological things, but it happens. The way you feel is because of frequencies of the brain waves. और सारा कॉन्सेप्ट है कि ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसीज को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सामान्यतः ब्रेन वेव्स की जब एनालिसिस की जाती है ईईजी के थ्रू, तो इसको 5 कैटेगरीज में बांटा गया, डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा एंड गामा। डेल्टा का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है, लोएस्ट, जब आप डीप स्लीप में होते हैं, व्हेन यू आर थॉटलेस, व्हेन यू आर नॉट अवेयर ऑफ योरसेल्फ, व्हेन यू आर अनकॉन्शियस, तो उस समय जो ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसीज है वो डेल्टा में होते हैं। बट जब आप हाईली एनलाइटेंड होते हैं, जिसको कहा जाता है कि जैसे निर्वाण प्राप्त हो गया, जैसे गौतम बुद्धा को जब निर्वाण प्राप्त हुआ था,
या जीसस क्रिस्ट का आप एग्जांपल ले लीजिए, या मोहम्मद साहब का आप एग्जांपल ले लीजिए. टेक एग्जांपल ऑफ एनीबडी इन द एंटायर डोमेन हु हैज डन समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. इट मे बी निकोला टेस्ला, सर एल्बर्ट आइंस्टीन, maybe or Mark Zuckerberg. Take example of anybody, or maybe Elon Musk. So जहाँ पे भी समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएट हुआ है, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाई ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज. कुछ हुआ अचानक से, और कुछ लोगों का माइंड ब्रेन सिस्टम बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी स्टेट में पहुंच गया. मे बी द एग्जांपल ऑफ सर रामानुजन, who did remarkable work in on theory of numbers in mathematics in a very small age, or maybe Swami Vivekananda. You take example of any person who has done something out of the box. There is certainly involvement of metaphysical dimensions in them. Certainly their mind brain system got activated to very high frequencies, and they felt something different. Suddenly, their thinking process, their personality, the way they used to live, everything got changed. And this is because change in the frequency. एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे भी यूज होती है. जो बच्चे जेई और नीट को क्रैक कर पाते हैं क्योंकि वो अपने फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाना सीख गए हैं. आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका डेटा पता नहीं कहाँ है, कितने साल पहले आपने पढ़ा था, कौन सी बुक का, कौन सा चैप्टर का, कौन सा पेज. तो इन सब को स्पीडी तरीके से डिस्कस करने के लिए आपके माइंड ब्रेन सिस्टम का फ्रीक्वेंसी बहुत शानदार होना चाहिए, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी आपका होना चाहिए. और ये हाई फ्रीक्वेंसी एक दिन में नहीं बनता. यू हैव टू स्विच फ्रॉम द लो फ्रीक्वेंसी टू द हाई फ्रीक्वेंसी इन अ सिस्टमेटिक वे. आपने देखा होगा जो बहुत शानदार बच्चा है जिसका बहुत अच्छा रैंक जेई नीट में आया, उसको आप एक क्वेश्चन दीजिए, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स वो आपको आंसर बता देगा, क्योंकि ही हैज बिकम अडेप्टिव टू द मॉड्यूलेशन ऑफ द हाई ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज. और तो ये जो खेल है लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेशन का, इसको आप म्यूजिक से भी जोड़ सकते हैं. म्यूजिक ऐसा लगता है कि केवल साउंड का है, कोई भी आके गा लेगा, तो ऐसा नहीं है. खाली गला फाड़ने से कुछ नहीं होगा. आप सोचें कोई भी सॉन्ग आप ऐसे ही गा लेंगे जब तक फ्रीक्वेंसीज का आपको ज्ञान नहीं है. इसको मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा. जैसे मान लीजिए कोई भी एक सॉन्ग मैं स्टार्ट करता हूँ. तू पास है मेरे, फ्रीक्वेंसीज का मैं, तू पास है मेरे, फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ाई हमें, और तू पास है मेरे, पास है से मेरा कोई एहसास है जैसे. तो ये जो थर्ड वाला है आप रिलेट कर पा रहे होंगे, इसका फ्रीक्वेंसी लगभग वैसा ही है जैसे एक्चुअल सॉन्ग में है. तो मैं भी थोड़ा म्यूजिक से रिलेटेड हूँ. म्यूजिक पसंद है मुझे, और बिकॉज इट हेल्प्स मी टू थिंक. म्यूजिक इज ऑल अबाउट द वेरिएशन इन द फ्रीक्वेंसीज, एंड फ्रीक्वेंसीज आर द सीक्रेट टू एवरीथिंग इन लाइफ. यू ऑब्जर्व एनीथिंग इन लाइफ, एवरीथिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज. तो आप समझ पाएंगे सारी कहानी फ्रीक्वेंसी स्विचिंग की है. तो अगर आप लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी में स्विचिंग की कला को सीख पाए हैं, देन यू कैन अचीव एनीथिंग. तो कहने का मतलब है कि जेई नीट का प्रिपरेशन है, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग द आर्ट ऑफ चेंजिंग द फ्रीक्वेंसीज. क्वेश्चन देखते ही आपको उस पर सोचना है, याद करना है, कैलकुलेशंस करने, एनालिसिस करने हैं, इमेजेस की टर्म में सोचना, विजुअलाइज करना है. मल्टीपल प्रोसेस आपके साथ एकदम होंगे, और आप उसको तभी कर पाएंगे जब आपके फ्रीक्वेंसीज हाई होंगे. आप सोचो मैं एक साथ आपको 10 काम दे दूं, आपको पढ़ना भी है, मान लीजिए मैं 10 काम आपको दे दूं, आप सुने मैं क्या कह रहा हूँ, आप लिखें भी अपने थॉट्स, आप कोई क्वेश्चन भी सॉल्व करें, आप कंप्यूटर पे भी काम करें, आप हिस्ट्री के बारे में भी सोचें, कर पाएंगे एक साथ? आप शायद समझ गए होंगे. एक साथ काम पॉसिबल नहीं है. तो क्या होता है कि हमारे जो फ्रीक्वेंसीज हैं अगर हाई होंगे तो उसको हम अलोकेट कर सकते हैं अलग अलग काम में. जैसे मान लीजिए फ्रीक्वेंसीज 100 हर्ट्ज है, 100 हर्ट्ज माने 1 सेकंड में 100 काम में कर सकता हूँ. इट्स जस्ट लाइक दैट. आप उसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं. तो फ्रीक्वेंसीज हाई होना ही सीक्रेट है जिससे जेई और नीट के बच्चे उसको हेल्प होती है एग्जाम क्रैक करने में. फिर से एक बार रिपीट करूंगा, जेई और नीट में पूरा सिलेबस है 6000 A4 साइज पेजेस. एग्जाम आता है 25 से 30 पेज में से, माने 200 में से एक पेज काम का है, माने प्रोबेबिलिटी है 1/200, इंटू 100 कर दीजिए 1/2, मतलब परसेंटेज की टर्म में 0.5%. और वही बच्चे इसको करने में सक्षम हैं जिनके फ्रीक्वेंसीज बहुत हाई हैं, जिन्होंने बहुत हाई लेवल की फ्रीक्वेंसीज पे काम किया हुआ है, और सबसे इम्पोर्टेंट लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी पे स्विचिंग की आर्ट को जो जानते हैं. तो दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स हमारे अंदर से ही स्टार्ट होते हैं, और सॉल्यूशन भी हमारे अंदर से ही मिलता है. तो अगर आप मार्क्स लाने में सक्षम नहीं है, आंसर्स नहीं ला पाते, क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप एंजाइटी में चले जाते हैं, एंजाइटी लूप में, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, गुस्सा आता है आपको, जल्दबाजी करते हैं, फोकस नहीं कर पाते, पढ़ने में मन नहीं लगता, और अल्टीमेटली आपके मार्क्स नहीं आ पाते, पेरेंट्स अलग चिल्लाते हैं, टीचर्स अलग चिल्लाते हैं आप पे,
but nobody pays attention to your emotional conflicts. तो you can join my training programs, जिसका पूरा सेंट्रल एजेंडा ही आपके माइंड ब्रेन सिस्टम एंड स्पेशली टू योर इमोशंस और एनर्जी पे है। तो इसमें मैं आपको ट्रेन करूँगा कि कैसे अपने माइंड ब्रेन सिस्टम को एज अ सिस्टम डेवलप करना है, कैसे लो फ्रीक्वेंसीज से हाई फ्रीक्वेंसीज पे जाना है, कैसे पढ़ना है, पढ़ते समय जो इश्यूज आते हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, जो थॉट्स आते हैं, जो एंजाइटी लूप में आप चले जाते हैं, जो ओवर थिंकिंग लूप में आप चले जाते हैं, उस लूप से कैसे बचना है और कैसे आंसर्स तक पहुंचना है, क्योंकि एंटायर सेंट्रल टर्निंग पॉइंट प्रेपरेशन का है गेटिंग द आंसर्स। जो लोग आंसर्स या सॉल्यूशंस देने में सक्षम हैं, उनका हमेशा एक सर्टेन वैल्यू रहेगा, वो हमेशा नेम फेम एंड मनी अर्न करेंगे एंड दे विल गेट अडॉप्टेड, दे विल लिव अ क्वालिटी लाइफ। लेकिन जो लोग केवल क्वेश्चंस ही पूछते रहते हैं, प्रॉब्लम्स ही पूछते रहते हैं, सॉल्यूशंस दे नहीं पाते, समस्याएं बनाते रहते हैं, उनको कोई नहीं पूछता, सब उनको अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो केवल नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। तो समस्या ये है कि दुनिया जब से बनी है तब से क्वेश्चंस थे, प्रॉब्लम्स थी। जब से दुनिया बनी तब से ह्यूमन बींग्स ने सॉल्यूशंस देखे, आंसर्स फाइंड किए। ये अनंत काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि लाइफ प्रॉब्लम से फ्री हो जाए या लाइफ क्वेश्चन से फ्री हो जाए, और ऐसा भी कभी नहीं हो सकता कि कोई ना कोई ट्राई ना करे सॉल्यूशंस देने का या आंसर्स देने का। सो ऑप्टिमल फिजिक्स इज ऑल अबाउट डीलिंग विद द मेटाफिजिकल डायमेंशंस ऑफ प्रिपरेशन, समथिंग जो दिखाई नहीं देता लेकिन जो होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं लेकिन दिखाई नहीं देती, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो दिखती हैं लेकिन होती नहीं हैं। तो ऑप्टिमल फिजिक्स का जो एंटायर कॉन्सेप्ट है वो उन मेटाफिजिकल डायमेंशंस में आपको ट्रेन करने का है कि अपने माइंड ब्रेन सिस्टम को कैसे ट्रेन करें, माइंड से काम कैसे लें, और कैसे पढ़ें कि एग्ज़ाम तक आपको याद रहे। जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करते हैं तो कैसे जो पेजेस आपने पढ़े थे उनमें से डेटा को फेच करना है, फ्लाइट मोड को कैसे आप डील करें, जो एंजाइटी प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन सॉल्व करते थे उससे कैसे बचें, और कैसे 3 घंटे तक फोकस्ड रह के आप काम कर पाएँ, क्योंकि सब बात करते हैं रिजल्ट की, क्वेश्चंस की। आंसर्स या सॉल्यूशंस लाते समय जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स आपको होते हैं, जो एंजाइटी आपको होता है, जो डिप्रेशन होता है, जो पेनफुल फीलिंग्स आपको होती है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। लोग केवल टॉपर्स की बात करते हैं। टॉपर्स वो हैं जिन्होंने क्लास 5 से प्रिपरेशन किया था, तो वो इन इमोशनल इश्यूज से डील करना सीख गए हैं। उन्होंने अपने माइंड ब्रेन सिस्टम को एडेप्टिव बना लिया है टू द हाई फ्रीक्वेंसीज, तो वो तो झेल जाएंगे। लेकिन एक आम बच्चा जिसका माइंड ब्रेन सिस्टम अभी हाई फ्रीक्वेंसीज पे काम करने के लिए अभ्यस्त नहीं है, वो ये नहीं सीख पाएगा। आप सोचिए म्यूजिक की फॉर्म में कि मैं किसी कोई नया बच्चा आया और उसको एकदम से ही हाई फ्रीक्वेंसी के नोट सिखाऊं, वो नहीं सीख पाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस और कम हो जाएगा। तो प्रॉपर प्रोसेस है, पहले उसके गले की ट्रेनिंग हो प्रॉपर, फिर उसको रियाज कराया जाए, फिर धीरे 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 उसको स्केलिंग सिखाया जाए, लो स्केल, फिर स्केलिंग की शिफ्टिंग, तो जाके धीरे धीरे उसके अंदर एक सिस्टम बनेगा। उसका गला, उसका माइंड, उसका ब्रेन, तीनों जब एक सिस्टम की तरह काम करेंगे, धीरे 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 उसमें अडेप्टिविटी आएगी और फाइनली वो भी हाई फ्रीक्वेंसीज पे आ पाएगा। तो कहने का पर्पज़ ये है कि जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं जेईई और नीट में, उनको हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करना आ गया है, और जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते उनको अभी हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करना नहीं आया है, इसलिए वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो कंसेप्ट यहाँ पर है कि अगर आप बच्चों को सिखा दें कि लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी पे स्विचिंग कैसे करें, तो उनकी लाइफ में एक सर्टेन इम्पैक्ट होगा, वो सेलेक्ट हो पाएंगे, वो मेंटल स्किल्स गेन कर पाएंगे और अपनी लाइफ में नेम, फेम और मनी अर्न कर पाएंगे। If you have any further doubt, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.